मानधा संस्कृत MA असिस्टेंट प्रोफेसर चितनायन कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी 11 सितंबर 11/9/2020 ईस्वी। शास्त्री तिथिखंड भाषा विज्ञान व्याकरण छात्रों के लिए प्रिय छात्रों, भाषा विज्ञान बहुत हो चुका है, कुछ और है बाकी। आज का विषय है भाषा विज्ञान में कुछ अर्थ विज्ञान के संबंध में। अर्थ विज्ञान के विविध विषय हैं। अर्थ क्या है, अर्थ का ज्ञान कैसे होता है, शब्द और अर्थ में क्या संबंध है, अनेकार्थक शब्द के अर्थ का निर्णय कैसे किया जाता है। इस संबंध में डॉक्टर जगन्नाथ शर्मा और भोलानाथ तिवारी का एक ही मत है। अर्थ में परिवर्तन क्यों और कैसे होता है, हमारे यहाँ अर्थ का महत्व बहुत प्राचीन काल से माना जाता रहा है। जैसे यास्क के निरुक्त से अनेकत्र प्रमाणित होता है। यास्क मुनि ने कहा है कि जिस प्रकार बिना अग्नि के शुष्क ईंधन प्रज्वलित नहीं हो सकता, उसी प्रकार बिना अर्थ समझे जो शब्द दोहराया जाता है वह कभी किसी भी विषय को प्रकाशित नहीं कर सकता। यदि गृहीत मविज्ञातम निगदेनैव शब्दयते अनगनामिव शुष्कैढो न त्वज्जलति कर्रचित् निरुक्त। जो बिना अर्थ जाने वेदों का अध्ययन करता है वह केवल भार ढोता है। अर्थ को जानने वाला ही समस्त कल्याणों का भागी होता है और ज्ञान की ज्योति से समस्त दोषों को दूर कर ब्रह्मत्व को प्राप्त करता है। अर्थ का लक्षण अनेक प्रकार से किया गया है। उन सब की चर्चा और आलोचना यहाँ अपेक्षित है। अर्थ का सरल और स्पष्ट लक्षण करना चाहे तो कह सकते हैं कि शब्द के द्वारा जो प्रतीत होती है उसे अर्थ कहते हैं। वाक्यपदी में भर्तृहरि ने अर्थ के लक्षण देते हुए कहा है कि यस्मिन् तु चरिते शब्दे यदा जो अर्थ प्रतीयते तमाहुरर्थं तस्यैव नान्यस्यदर्थ लक्षणम। वाक्यपदी मतलब कहने का अभिप्राय है कि जिस शब्द के उच्चारण से जब जिस अर्थ की प्रतीत होती है वही उसका अर्थ होता है, उसका दूसरा लक्षण कोई नहीं है।
स्पष्ट है कि अर्थ का लक्षण प्रतीत है और प्रतीत का संबंध मनुष्य के मानसिक पक्ष से आरंभ काल में देखा गया है कि भाषा की उत्पत्ति मन से होती है और उसकी परिणति ही भी मन में ही होती है, अर्थात वक्ता और श्रोता दोनों के मन को प्रतीत की दृष्टि से एक सूत्र में करना भाषा का उद्देश्य है। अर्थ के विभिन्न पक्षों पर विचार करने के पहले यह देखना आवश्यक है कि अर्थ का ज्ञान कैसे होता है। अर्थ प्रतीत को कहते हैं, यह हमने देखा है। शब्द और अर्थ का संबंध बहिरिंद्रिय और अंतरिंद्रिय की सहायता से शब्द के द्वारा वस्तु का ज्ञान होता है, परंतु इस प्रसंग में एक प्रश्न स्वभावतः सामने आता है कि किसी शब्द से किसी अर्थ का संबंध कैसे जोड़ा जाता है। क्यों घोड़ा कहने पर पशु विशेष का ही बोध होता है, पेड़ या पानी का नहीं? क्यों पानी कहने पर पहाड़ का बोझ नहीं होता है? तो अर्थात घोड़ा शब्द से पशु विशेष का और पानी शब्द से तरल वस्तु विशेष का ही ज्ञान होता है। संकेतक ग्रह कैसे होता है? संकेतक ग्रह के अनेक साधन हैं, जिनकी चर्चा आगे होगी, किंतु संकेतक ग्रह शब्द के स्पष्टीकरण के लिए एक और शब्द सामने रखना आवश्यक है। जन्म के बाद जैसे जैसे चेतना में विकास हो जाता है, वैसे वैसे परिवेश की वस्तुओं से मनुष्य का परिचय हो जाता है और प्रत्येक वस्तु का मस्तिष्क पर बिंब अंकित हो जाता है। बिंब के अंकित होने का ही यह प्रभाव है कि जब वह वस्तु हमारे सामने नहीं भी होती तब भी हम मानसिक रूप से उसका प्रत्यक्ष कर पाते हैं। कभी कभी देखे हुए पहाड़, समुद्र, उद्यान, नदी, भवन, ये सारे के सारे क्षण मात्र में मानस पटल पर उग आते हैं। यही बिंब निर्माण है, किंतु बिंब निर्माण के साथ ही एक दूसरी भी प्रक्रिया चलती रहती है। इसीलिए जब जब वह वस्तु
गाय दिखाई देती है तब तब उसका वाचक शब्द गय भी उपस्थित हो जाता है। प्रिय छात्रों, यह अर्थ विज्ञान और उसके साधन, अर्थबोध के साधन क्या है, प्रधान यह विषय। अर्थबोध या संकेत ग्रह के 8 साधन माने गए हैं। पहला है व्यवहार, दूसरा आप्तवाक्य, तीसरा उपमान, चौथा वाक्य शेष जिसको प्रकरण कहते हैं, पांचम विवृत यानी व्याख्या, छठम हुआ प्रसिद्ध पद का सानिध्य, सातम हुआ व्याकरण और आठम कोश। ये प्रधान अर्थबोध के ये 8 साधन है। व्यवहार पहला, संकेत ग्रह का अर्थात शब्द से अर्थबोध का सबसे व्यापक और प्रमुख साधन है व्यवहार। पशु पक्षी, कटी पतंग, भोज्य पेय वस्तुओं का ही नहीं, पिता माता भाई बहन आदि का भी परिचय आवश्यक होता है। तो शब्द और वस्तु के संबंध का यह ज्ञान भाषा के ग्रहण का प्रथम सोपान है। दूसरा हुआ आप्तवाक्य, अर्थबोध का दूसरा साधन आप्तवाक्य। संसार में बहुत सी सारी चीजें हैं जिनसे व्यवहार से नहीं जाना जा सकता। उदाहरणार्थ ईश्वर शब्द लीजिए, ईश्वर दृष्टिगोचर नहीं होता, इसीलिए व्यवहार का प्रश्न ही नहीं उठता। अब ईश्वर शब्द का अर्थ कैसे जाना जाए? तो स्वभावतः दार्शनिकों या भक्तों के कथन पर विश्वास करना पड़ता है। इसी प्रकार आत्मा, स्वर्ग, धर्म, पाप, पुण्य आदि शब्द ऐसे हैं जिनके अर्थ आप्त व्याप से ही जाना जा सकता है। तीसरा उपमान। उपमान का अर्थ है सादृश्य। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ साक्षात नहीं मालूम होता, बल्कि उसके अर्थ का ज्ञान सदृश से होता है। उदाहरणार्थ जैसे गाय, सुन रखा हो कि गाय के जैसी नील गाय होती है, वह जंगल में जाता है और वहाँ एक ऐसे पशु को देखता है जिसकी गाय से समता है। तो अब गाय के जैसी नील गाय होती है, इस सादृश्य मूलक कथन से उसे निर्णय करने में देर नहीं लगती। तो जिस पशु विशेष को अभी वह देख रहा है वह नील गाय ही है, तो उपमान या सादृश्य में दृष्ट अथवा अनुभूत वस्तु के आधार पर ही दृष्टिगोचर होता है। चौथा वाक्य शेष, इसको प्रकरण कहते हैं। वाक्य शेष का अर्थ है प्रकरण।
अर्थबोध के इस साधन की सहायता वहाँ ली जाती है जहाँ शब्द के अनेकार्थ होने के कारण अर्थ निर्णय नहीं हो पाता। जैसे रस शब्द लीजिए, इसके अनेक अर्थ हैं। आनंद, शरबत, किसी वस्तु का स्वरस जिसे स्वाद कहते हैं। 6 प्रकार के भोज्य रस, 9 प्रकार की काव्य रस आदि। इनमें कौन सा अर्थ ग्रहण किया जाए या कहना कठिन है। तो वाक्य में प्रयोग होने पर प्रकरण के अनुसार अर्थबोध सुगम हो जाता है। रस काव्य की आत्मा है। उपवास में रस का अर्थ काव्य रस है। रस पीने वाला मीठापन है और वह शरबत कहलाता है। आंवले का रस गुणकारी होता है। यहाँ रस स्वरस का वाचक है। यहाँ रस आनंद का बोध कराता है। रस 6 प्रकार के होते हैं। यहाँ रस शब्द से मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कखाय, इन 6 भोज रसों का बोध होता है। और एक प्रकार रस 9 प्रकार के हैं जो काव्य के लिए यह सुनने पर श्रृंगार, वीर, करुण, अद्भुत, हास्य, रौद्र, विभीत, भयानक, शांत, इन 9 रसों की प्रतीत होती है। तो यहाँ रस शब्द का अर्थबोध प्रकरण के अनुसार होता है। इसी तरह पानी पीना चाहता हूँ। एक गोली शब्द लीजिए। गोली लगते ही आदमी मर जाता है। यहाँ गोली का अर्थ बंदूक की गोली है। डॉक्टर यानी वैद्य जी ने एक गोली दी है और सुबह शाम गर्म पानी से खाने को कहा गया है। यह बंदूक की जान लेने वाली गोली नहीं बल्कि रोग दूर करने वाली गोली है। इस तरह से वाक्यांग शेष प्रकरण सिद्ध होता है। चारिम विवृत। विवृत का अर्थ है विवरण यानी विशेष व्याख्या करना। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ एक शब्द में नहीं बताया जा सकता। उनकी व्याख्या अधिक से अधिक मात्रा में करनी पड़ती है। जैसे रीत शब्द, रीत का अर्थ बताने के लिए कम से कम इतना कहना पड़ता है कि विशिष्ट पद रचना को रीत कहते हैं। इसी तरह अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, विवृतवाद, परिणामवाद, अलंकारवाद, ध्वनिवाद आदि शब्दों का अर्थ विवृत की सहायता से ही जाना जा सकता है। छठम, प्रसिद्ध पद का सानिध्य। कोई पुस्तक या अखबार पढ़ते समय बहुत बार ऐसा होता है कि कोई अज्ञात शब्द मिल जाता है। उसके अर्थ के लिए हमेशा
कोश की आवश्यकता नहीं होती, उसका अर्थ आगे पीछे के शब्दों की सहायता से समझ में आ जाता है। उदाहरणार्थ, बाग में गुलाब, बेला, चमेली, जूही, गुल शब्दों, नरगिस आदि की छटा देखने लायक है। इस वाक्य को देखने पर जिसे गुलशबों या नरगिस का अर्थ नहीं मालूम है, वह भी गुलाब, बेक्ता आदि के साचार्य से आसानी से समझ लेता है। दूसरा, सुधा शब्द के जो अर्थ है अमृत और चूना, सुधा पीकर देवता अमर हो गए। यहाँ देवताओं के अमृत की प्रसिद्ध से सुधा का अर्थ अमृत ही होगा, उससे सोने का अर्थ नहीं मिल सकता। तो इस तरह से प्रसिद्ध पद का सानिध्य है। सातम, व्याकरण। अर्थबोध में व्याकरण का स्थान बहुत महत्व का है। उदाहरण के लिए, जाना या करना शब्द का अर्थ जानता है, किंतु उसे कहीं गया या किया शब्द मिल गया तो कोश से इन शब्दों का अर्थबोध नहीं हो सकता, क्योंकि कोश में किसी शब्द के प्रत्येक विभक्ति या काल के रूप नहीं लिखे होते। इसी तरह वासुदेव का अर्थ वासुदेव का पुत्र या दासरथी का अर्थ दशरथ का पुत्र है, यह बताना व्याकरण का ही काम है। उदाहरण के लिए, किसी क्रियावाची शब्द काल के अनुसार उसके प्रथमतः 3 भेद, यानी इस सब पुरुष वचन, यह सब सिद्ध व्याकरण से होता है। आठम, कोश। कोश शब्द को लीजिए, जैसे बदभा, विदोदा, सुत्रामा, सुनासीर, वृखा। इसका अर्थ इंद्र होता है, लेकिन यह बतलाना बहुतों के लिए कठिन होगा या कठिन होता है कि इस कठिनाई को दूर करने का प्रमुख साधन कोश से सिद्ध होता है। प्रत्येक शब्द का अर्थ उसके सामने दिया होता है और कोश की सहायता से ही किसी अज्ञात शब्द का अर्थ आसानी से जाना जा सकता है। व्याकरण शब्द के प्रयोग पक्ष को स्पष्ट करता है और कोश शब्द के अर्थ पक्ष को।